Hello everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma. And today's session we will discuss about question number 4 of exercise 1.1. तो लास्ट टाइम वी विल डिस्कस्ड लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज विद ऑल पार्ट्स. ओके, तो आज के सेशन में हम आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लीज मुझे आपसे होप है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन का क्लिक है उसको आप क्लिक करें, उसको दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस वहाँ टाइम से मिल जाएं. ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट द HCF 306 एंड 657, यानी कि इसका हमें HCF गिवन है 306 और 657. ये दो नंबर्स हैं x1 एंड x2. इन दोनों नंबर्स का हमें यहाँ पर HCF गिवन है, वो HCF है 9. ठीक है, देन फाइंड LCM 306 एंड 657. तो हमें यहाँ पे इसका LCM फाइंड करके देना है. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, जो अपना इंट्रो कराया था. उस इंट्रो में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ से इसका LCM फाइंड करके इसको देंगे. सो सी, सॉल्व. वी हैव HCF is equal to 9. देन x1, हमने इसको x1 लेट किया है, इसको x2 लेट किया है, तो x1 is 306 एंड x2 is equal to 657. देन LCM is equal to क्वेश्चन मार्क. ये आपको फाइंड करना है. ओके, तो अब क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी जो थी इस प्रॉपर्टी का यूज करना है. प्रॉपर्टी में इन सारी वैल्यूज को पुट करना है और आपको इजीली एलसीएम वहां से फाइंड करना है. ओके, चलिए हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं. तो एलसीएम करने के लिए यूजिंग द फॉर्मूला किस फॉर्मूले का यूज करना है उसको हम लिखेंगे x1 इंटू x2. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. ओके, ये आपका फॉर्मूला था. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आपको फाइंड करना है. आपको फाइंड क्या करना है, LCM. देन LCM फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस HCF का इन प्रोडक्ट के डिनोमिनेटर में ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे. सो इधर करते हैं x1 इंटू x2 अपॉन HCF इज इक्वल टू LCM. वैल्यूज पुट करते हैं. पुटिंग द वैल्यूज, x1 is 306 and x2 is 657 upon HCF is 9 is equal to LCM. अब इसको क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है. तो पहले ये देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जिससे डिविजिबल है. इजी लैंग्वेज में देखते हैं. सो फर्स्टली 3 3 जा 9 एंड 3 से 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6. ओके, अगेन 3 1 जा 3 से इसको कैंसिल करते हैं. 3 3 जा 9, 1 is remaining. Then we have 12, so 3 4 जा 12. So 34 into 657 is equal to LCM. नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं. 657 मल्टीप्लाइड विथ 34. 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2
22, 2 कैरी हो जाएगा इधर, 4 से 24 और 2 26, अगेन 3 7 जा 21, अगेन 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, एंड 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, देन 8 3 6 7 13, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 कैरी, 12 3 3 8। इट मीन्स इसका एलसीएम जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 1 2 3 3 8 इज इक्वल टू एलसीएम। ओके, ये इसका एलसीएम आपको फाइंड होके मिल गया। इट मीन्स इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कम्प्लीटली आपका आ चुका है। इसी तरीके से हमें इसका क्या करना है कि अदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 को फोकस करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, लिसन, this is a question number 5. Your question number 5 it says that check whether 6 is power n, यानी कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n, n where मतलब n आपको जो दिया है वो क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है वो, ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं किया है, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स के लिए बोला है। तो चेक वेदर 6 इज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर n जो दिया है, जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने के साथ का इसका जो n डिजिट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो n डिजिट विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए या n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 6 इज पावर n की जो वैल्यू है उसका जो n डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ये हमें चेक करना है, ठीक है, चेक करके हमें बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, अगर किसी की पावर आपको 0 मतलब n डिजिट अगर 0 चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आपके 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। वो आपका क्या हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, क्योंकि जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगा वो सिर्फ या तो 2 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा, और किसी भी नंबर से डिविजिबल वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 6 इज पावर n, तो चेक करते हैं हम 6 इज पावर n। इट मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें क्या हो सकता है कि 2 इंटू 3 इसकी पावर n हो सकता है, जिसमें आपका n डिजिट क्या होगा, n डिजिट क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम लेके देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कुछ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पुट करके हम देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका n डिजिट 0 है या नहीं है। ओके, 6 इज पावर 1, इट मीन्स 2 इंटू 3 की पावर 1 करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, सेम 6। ओके, तो यहाँ पे n ही रखता हूँ। नेक्स्ट 6 इज पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 2, तो 2 3 जा 6 और 6 का पावर 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, इट मीन्स 36। इसमें भी इसका n डिजिट 0 नहीं आया, 6 आया है। ओके, नेक्स्ट एक और हम नंबर पुट करते हैं, 6 इज पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 3, तो 2 3 जा 6, 6 इज पावर 3 है तो देन 6 इंटू 6, तो 6 6 या 36, 36 6 या 216, यानी कि लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट्स लास्ट एंड डिजिट इज 6, दैट इज नॉट 0। आपका 6 है जो कि 0 नहीं है, और अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स। आप देख सकते हैं कि इसके सारे जो यूनिट डिजिट्स हैं वो आपके कितने आ रहे हैं, वो 6 6 आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 is power n's unit digit is 6। ओके, सिर्फ ये हम लिख सकते हैं कि मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि 6 इज पावर यूनिट डिजिट इज 6, यानी कि सो
there are no primes, there are no primes of factorization factorization 6's power n with the end, या यहाँ पे लिख सकते हैं 6's power n end with the digit digit 0. That's it. ये क्वेश्चन दिस हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है. अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. अपने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है. द क्वेश्चन नंबर 6 अब इज in front of you. So firstly we will discuss about this question. So question number 6 it says that explain why 7 into 11 into 13 plus 13, यानी कि ये आपको नंबर गिवन है यहाँ पे 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. हमें एक्सप्लेन करके देना है कि सॉल्व करके देना है कि ये नंबर्स जो है ना वो कैसे कंपोजिट नंबर्स हैं. तो कंपोजिट नंबर्स हमें एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट नंबर इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर आपको गिवन है. देन फर्स्टली दिस इज अ अलग नेक्स्ट टर्म एंड इट इज अ फर्स्ट टर्म. इसके अंदर दो टर्म्स हैं आपके. तो दोनों टर्म्स के अंदर से आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको कॉमन मिल रहा है. सम नंबर्स आर कॉमन. सो फर्स्ट यू हैव अ नंबर इज 13, देन वी विल टेक अ कॉमन, देन रिमेनिंग नंबर 7 इंटू 11 प्लस 1. ओके, ये नंबर्स हम यहाँ पे नोट कर लेंगे. देन अब देखते हैं कि 13 इंटू 7 इंटू 11 77 और प्लस 1 इट मीन्स 78. अब 78 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, या सॉरी 78 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के साथ आपको क्या मिलेगा, इसका एक कंपोजिट नंबर निकल के आ जाए. कंपोजिट नंबर मीन्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव, या कंपोजिट नंबर्स आर मोर देन 2 और 3 फैक्टर्स, जिनके पास 2 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ओके, सो 13 8 या कितना होता है 104, देन 10 इज कैरी, 13 7 या 91 प्लस 10 यानी कि 101 1014. ये आपका क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया. अब नेक्स्ट सेकंड वाले को भी हमें कंपेयर करना है, इसको भी फाइंड करना है. देन सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ओके, सेम इधर भी आपका ऐसा ही है कि इधर भी आपके दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म. दोनों टर्म्स में आपके पास नंबर जो कॉमन है वो कॉमन आपका क्या है 5. इधर भी आपका 5 है. तो जो नंबर कॉमन होता है उसको हम बाहर ले सकते हैं. अच्छा, HCF की फॉर्म भी आपको ऐसे ही बताई थी कि जो नंबर, यानी कि आपके पास दो नंबर्स गिवन है, उसमें से एक नंबर जो कॉमन मिलता है, कॉमन मतलब जो दोनों के पास होता है, सेम चीज़ होती है, ठीक है ना, वही चीज़ उसकी कॉमन होती है, उसी को हम HCF भी कहते हैं. तो HCF नहीं हमें बताना है, हमें सिर्फ नंबर कॉमन रखना है. देन वी विल टेक कॉमन 5. आफ्टर देन रिमेनिंग नंबर्स इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1. ये नंबर्स है आपका. अब इसके बाद आपके पास क्या बचता है, 5 इंटू 7 6 या 42 प्लस 4 इंटू 4
तो चेक करना पड़ेगा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसको भी लिख लेते हैं 24 प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 42 24, 42 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, then 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8, then 8 6 4 10, 1 कैरी 8 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 1008 प्लस 1। इसको नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 यानी कि 1009, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 5 9 जा 45, देन 50 और 5 1 जा 5। ये नंबर्स आपके निकल के आ गए। अच्छा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ इट सेल्फ या क्या कहते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स होते हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं वो उनसे डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नाउ वी कैन से दैट 1014 and 5045 are composite numbers. That's it. यह क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। ये भी आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिर्फ उसको हम देखेंगे और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक्सरसाइज आपको वेल क्लियर्ड हो और उसको भी आप दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सिर्फ आपके शेयर करने से क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन हो ना वो दूसरे तक पहुंचेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझ भी पाएंगे। और फिर से अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहां बोल सकते हैं। ओके, लिसन नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिर्फ आपको इजी लैंग्वेज में इसकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। लिसन, आपके पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है ये। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड इट इज स्पोर्ट फील्ड। ओके, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। देन सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स लेती है, 12 मिनट्स लेती है, सॉरी 18 मिनट्स लेती है। तो टाइम टेकन बाय सोनिया इन अ राउंड, या टाइम टेकन बाय सोनिया ऑफ 1 राउंड, 1 राउंड कितना है, 18 मिनट। ओके, तो इसका 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए जो सोनिया लेती है वो कितना टाइम लेती है, वो 18 मिनट्स लेती है। देन अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का टाइम हो गया। नेक्स्ट, वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि जो है ना वो रवि इसी सर्कल का, इसी स्पोर्ट्स ग्राउंड का पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट्स का टाइम लेता है। यही लिखेंगे टेकन टाइम या टाइम टेकन बाय रवि ऑफ 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। ठीक है, वो भी 12 मिनट्स में इस राउंड को कंप्लीट करता है। अब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है, और सेम सर्कल है
तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कहां से है ये, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट किया है ए से, दोनों ने ए से स्टार्ट किया है, यहीं से रवि और यहीं से सोनिया, इन दोनों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या कह रहा है कि एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। इसके बाद एंड गो इन सेम डायरेक्शन। अब जो तीन चीज दे रहा है आपको उसको फोकस करना है। फर्स्टली इन दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में मूव किया। जब ये इधर मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो एक ही डायरेक्शन में इन्होंने मूव किया हुआ है, एक ही डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो इसके बाद आगे क्या करना है वो आपको देखना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद। क्वेश्चन यहां आता है आपका, सिर्फ ये तो लैंग्वेज थी वो आपने लिख लिया और क्वेश्चन को समझ लिया। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कहां करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट्स के बाद वो फिर दोबारा से मिलेंगे, ये चीज हमें बतानी है। विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वापस आके वो कितने समय के बाद इसी पॉइंट पे ए पे आके मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है 18, तो 18 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ओके। नेक्स्ट 12 को फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। तो 2 2 4 3 12। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों कितने टाइम के बाद यहाँ पे कितने मिनट्स में दोनों एक साथ मीट करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली आपके पास जो 2 है 2 रखना है, देन इसके बाद फिर आपके पास 3 है 3 भी रखना है। अब आपके पास एक 3 और एक 2 सिंगल रिमेनिंग है, इन दोनों टर्म्स को लेके आएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। देन अब आपके पास क्या है 2 3 6 6 2 12 और 12 3 36। इट मीन्स यहाँ पे कितना है 36। तो क्वेश्चन ये था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आंसर बोल सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट या एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो लिख सकते हैं इधर हैंस आफ्टर 36 minute will they meet again at the starting point, starting point। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज को समझने के बाद आप खुद से वीडियो को पॉज करके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता है या आप सॉल्व कर भी लेते हैं तो प्लीज़ उसको मैच करने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन।